दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2023 के बॉटनी पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 100 बॉटनी और जूलॉजी के। इसमें हमें 45 करने होते हैं। तो 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री पोर्शन के, 100 के बाद बॉटनी पोर्शन शुरू होता है। इसमें 2 अनुभाग हैं। सेक्शन ए में 101 से लेकर 135 तक, सेक्शन बी में 136 से 150 तक। ये 35 प्रश्न तो हमें सारे ही सॉल्व करने हैं और ये दूसरे सेक्शन यानी सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन हमें हल करने हैं। तो ये 101वां प्रश्न शुरू करते हैं बॉटनी का। निम्नलिखित में से विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट के युग्म को पहचानिए। तो इसमें विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट का युग्म जो है वो सेलेजिनेला और साल्विनिया है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। पीएस सेकंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? तो ये 680 नैनोमीटर पर होता है। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, सही कथनों को पहचानिए। इसमें कथन दिए गए हैं ए से लेके ई तक। तो इसमें सही कथन पहचानना है। पहला कथन है अपरदाहारी कणों को खंडित करते हैं। अपरदाहारी जो है वो कणों को खंडित करते हैं, ये बात सही है, सही कथन है। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होती है, इससे खनिजीकरण कहा जाता है, ये भी सही है। जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में नीचे चले जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे निक्षारण कहते हैं, ये कथन भी सही है। अपरद खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभित होती है, ये कथन जो वो गलत है। केंचुआ अपरद को खंडित कर छोटे कणों में बदल देता है, जिसे अपचयन कहते हैं, ये भी गलत है। डी और ई जो है वो गलत कथन है और ए बी सी 3 सही कथन है। तो इसमें देखते हैं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो विकल्पों में ए बी सी जो है वो सही कथन है, वो तीसरा विकल्प इसका सही है। फैबेसिकुलस सोलेनेसी और लिलिएसी से भिन्न है। जो फैबेसिकुल है वो सोलेनेसी और लिलिएसी कुल से क्या भिन्न है। पुंकेसर के संदर्भ में फैबेसी के उन लक्षणों को चुनिए जो सोलेनेसी या लिलिएसी में नहीं पाए जाते। तो इसमें द्विसंगी और द्विकोष्ठीय प्राकोष्ठ नहीं पाए जाते हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। उपर्युक्त कथनों के विषय में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटना है। तो कथन फर्स्ट है, वाष्प उत्सर्जन से उत्पन्न बल एक जाइलम माप के स्तंभ के जल को 130 मीटर ऊंचा तक उठा सकता है। तो ये जो कथन है वो सही है। वाष्प उत्सर्जित शीतलन के द्वारा वाष्प उत्सर्जन पत्ती की सतहों को कभी कभी 10-15 डिग्री ठंडा करता है, ये भी सही है। तो इसमें देखें विकल्पों में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा जो है कारण आर है। तो निश्चयात्मक कथन जो है वो ए है, पशदारू में संक्रिय वाहिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं। तो ये एक कथन है। इसका जो कारण है वो नीचे दिए गए कारणों में देखें। कारण आर, सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होता है, ये इसका कारण है, इसलिए पशदारू में संक्रिय वाहिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं। तो ये जो सही इसका कारण व्यक्त कर रहा है। तो इसमें विकल्पों में देखते हैं, विकल्पों में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित समीकरण, ये एक समीकरण दिया गया है GPP - R बराबर NPP। तो GPP जो है वो ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता है और ये NPP है वो नेट प्राथमिक उत्पादकता है। तो इसमें R क्या चीज़ है, यानी GPP में से R क्या घटाया गया ताकि हमारी NPP आ गई, यानी नेट प्राथमिक उत्पादकता आई है। तो इसमें जो R है वो श्वसन हानि है, जिसको GPP में से घटा दें तो NPP आ जाती है, यानी GPP ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता में से हम श्वसन हानि घटा दें तो फिर वो नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है। तो पहला विकल्प इसका सही है। कॉर्न कॉब में फुंदने यानी जो टैसल होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो उनका कार्य है पराग कणों को पकड़ना।
तो ये कॉर्न कॉब के जो फुंदने होते हैं उनका कार्य होता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन पर्व/व्रंत के लंबन को बढ़ाता है? तो गहरे जल वाले चावल में हार्मोन से वो एथिलीन है जो पर्व या व्रंत के लंबन को बढ़ाता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। बहुप्रभावित की घटना का क्या अर्थ है? यह है पहले विकल्प में एक एकल जीन जो बहुत से दृश्य प्रारूपीय व्यक्तियों को प्रभावित करती है, ये घटना जो है वो बहुप्रभावित घटना कहलाती है, तो पहला विकल्प इसका सही है। यूकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की क्या भूमिका होती है? तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका यूकैरियोट में की अनुलेखन की प्रक्रिया में tRNA 5sRNA और snRNA का अनुलेखन करना है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। व्यक्त अनुक्रम घुंडी क्या है? तो व्यक्त अनुक्रम घुंडी वे सभी जीन जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं वो कहलाते हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 114वां, एविल क्वार्टेट यानी अनिष्ट चतुष्क में से किसे जाति विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शंस में जो है वो आवासीय क्षति और विखंडन को जाति विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। वायुमंडल में वायु के एक स्तंभों में ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो ये जो ओजोन की मोटाई नापने की जो यूनिट है वो है डॉप्सन यूनिट, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन शामिल है? तो ये पश्चावस्था सेकंड, तो पहला विकल्प इसका सही है। किस पादप हार्मोन को तृण शंकुधारी पादपों पर छिड़कने से उनमें परिपक्वता शीघ्र आ जाती है, जिस कारण वे जल्दी बीज उत्पादन करते हैं? तो ये जो हार्मोन है वो है जिबरेलिक अम्ल, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं? तो ये जो प्रावस्था है स्थूल पट, इसमें पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें ऑप्शन में देखना है कथन सही है, दोनों सही है या इनमें से एक या दोनों गलत है। तो कथन फर्स्ट है, मध्यादि दारुक और वाह्य आदि दारुक शब्द का उपयोग पादपों में द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ये जो कथन है वो गलत है। वाह्य आदि दारुक दशा सामान्यतः मूल तंत्र का लक्षण है, ये कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं इसमें, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कथन एक गलत है परंतु कथन सेकंड सही है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित डीएनए को यूवी विकिरण में अनावृत करने पर कैसा दिखाई देता है? यूवी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण में अनावृत करने पर कैसे दिखाई देता है? तो ये चमकीला नारंगी रंग का दिखाई देता है, दूसरा विकल्प इसका सही है। एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी के रूप में मापकर गुणसूत्र पर उनकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये उपयोग अल्फ्रेड स्टुटीवांट ने किया था, तो पहला विकल्प इसका सही है। परपोषी कोशिका में बाहरी डीएनए को अंतःक्षेपित करने के लिए जीन गण विधि में प्रयुक्त सूक्ष्म कण किस धातु के बने होते हैं? तो ये धातु है टंगस्टन या स्वर्ण, इन दोनों में से एक के होते हैं, तो पहला विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न है, ऊतक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में कैलस बनने के लिए रखा गया, इस घटना को क्या कहा जा सकता है?
तो इस घटना को हम निर्विभेदन कहेंगे, तो चौथा विकल्प इसका सही है। वह कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है? तो ये है मैग्नीज। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। बड़े रंगीन सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर पुष्प किसमें देखे जा सकते हैं? उन पादपों की जो विशेषता है वो है कीट परागित पादप। इन पादपों में जो कीट से परागित होते हैं उनमें बड़े रंगीन सुगंध युक्त तथा मकरंद के भरपूर पुष्प मिलते हैं, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक, दूसरा उसका कारण। तो निश्चयात्मक कथन ए, मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा है, तो ये जो कथन है वो सत्य है। इसका कारण दिया है बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनीमा बीजाणु से सीधे ही विकसित होते हैं। ये इसके कारण मॉस में युग्मकोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा होती है, इसलिए ये जो कारण है इसका वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें देखें तीसरे विकल्प में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता, क्योंकि नीला रंग न देने की जो वजह है, जो कारण है, इनमें चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहले विकल्प में ही है, इसमें जटिल कुंडली नहीं होती, अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। तो ये कारण है जिसके कारण सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता है, इसलिए पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा उसका कारण आर। निश्चयात्मक कथन ए है वो है ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग दो चरणों में होता है, ये बात सही है। इसका कारण है पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है और दूसरे एटीपी का उपयोग फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है, ये कारण है इसका, तो ये कारण भी सही है। अब इसमें विकल्प देखते हैं। प्रयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो है कि सही व्याख्या करता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था, चौथा विकल्प इसका सही है। झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की क्रिया किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है? तो ये है हमारा सक्रिय परिवहन। ये सक्रिय परिवहन के द्वारा व्याख्या की जा सकती है, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। स्तंभीय बीजांडन्यास किसमें देखा जा सकता है? तो स्तंभीय बीजांडन्यास जो है गुड़हल, पिटूनिया और नींबू में देखा जा सकता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान शीतल इथेनॉल किसे अवक्षेपित करता है? तो ये डीएनए को अवक्षेपित करता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। यूकेरियोट में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है? तो ये प्रतिकृतियन एम अवस्था में होता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है? तो केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। यह है 135वां प्रश्न, अनुभाग ए का लास्ट प्रश्न है। इसमें बॉटनी के 35 प्रश्न है, ये 3535 हमें हल करने हैं। तो ये है आवृत बीजी पादपों में एक निषेचित भ्रूणकोश की अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित रचनाएं क्रमशः कौन सी हैं? तो ये जो अगुणित रचनाएं हैं वो सहायक कोशिकाएं और द्विगुणित हैं वो युग्मनज और त्रिगुणित जो रचनाएं हैं वो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक हैं, तो पहला विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में परस्परीकरण और सूची सेकंड में जाति ए और बी दी गई है। तो इसमें
परस्परीकरण में ए है वो सहोपकारिता, दूसरा सहभोजता, तीसरा अंतर्जातीय परजीवता और परिजीवता है। इसमें जाति ए और बी में क्या संबंध है? तो सहोपकारिता का संबंध प्लस ए और प्लस बी से है, तो ए का होगा 4 से मिलान। बी सहभोजता, ये है हमारा प्लस ए और ओ बी। सी ये 2 से है इसका मिलान, माइनस ए और ओ बी। और डी है वो 3rd से होगा। ये इस तरीके से मिलान होगा। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर है हमारा ए में A4, B1, C2 और D3। तो चौथा विकल्प इसका सही है। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें सूची फर्स्ट में तत्व दिए हैं और सूची सेकंड में जो है काम दिया गया है। तो ये लौह है, ए में लौह है, तो इसका मिलान होगा कैटालेज का सक्रिय कारक। इसका लौह का काम है, ये कैटालेज का सक्रिय कारक है, तो ए का 3rd से होगा। बी जिंक जो है वो ऑक्सीजन का संश्लेषण करता है, तो पहला होगा। बोरॉन जो है वो कोशिका का लंबन और विभेदन करता है। और मोलिब्डेनम ये जो है नाइट्रेट रिडक्टेस का घटक है, तो ये हो गया हमारा ए का 3, बी 1st, सी 4 और डी जो है वो 2 से। इसमें देखें नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो ई 3rd, बी 1st, सी 4th और डी 2nd पहला विकल्प इसका सही है। सही कथनों को चुनिए। इसमें कथन दिए गए हैं ए से ई तक। इसमें सही कथन कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला कथन है वात रंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो पत्तों में होते हैं उन्हें वात रंध्र कहते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बी में क्या दिया है? मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है। ये गलत है। छाल एक तकनीक शब्द है जो समुद्री, ये भी गलत है। छाल जो है वो परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ये जो कथन है वो सही है, यानी ए और डी कथन है वो सही है। कागजन मोटाई में एक परत की होती है, ये भी गलत है। तो अब देखना है नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर छांटना है। तो इसमें केवल ए और डी ही सही कथन है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक परास्तरण के लिए आवश्यक है? तो इसमें झिल्ली, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन प्रवणता, एटीपी सिंथेसिस, ये जो चीज़ें हैं 1, 2, 3, 4 ये जो है समायोजन रासायनिक परास्तरण के लिए आवश्यक है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के मुख्य चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो 4 चरण है ये सही व्यवस्थित नहीं है, तो इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का अंतःक्षेपण होता है, तो ये होता है सबसे बाद में, तो ये सबसे बाद में आएगा। बी में है प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटना। ये काटना जो होता है वो सबसे पहले होता है, नंबर 1 पर यह आएगा। वांछित डीएनए खंड को पृथक करा, जब काट जाता है फिर उसे पृथक कर लिया जाता है, ये दूसरे नंबर पे है। पीसीआर का उपयोग करते हुए वांछित जीन का आवर्धन, ये आवर्धन तीसरे नंबर पे होता है। फिर लास्ट में सबसे ए नंबर होता है, यानी परपोषी कोशिका में पुनर्योजित डीएनए का अंतःक्षेपण हो जाता है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर चुनिए। तो ए सबसे बाद में होता है, बी सबसे पहले, उसके बाद सी, फिर डी। तो ये जो तीसरे विकल्प में जो सही क्रम दिया गया है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें एक निश्चयात्मक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो निश्चयात्मक कथन ए, इसमें लिखा हुआ है अनावृत बीजी पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाए जाते हैं। तो ये जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, इसमें कारण दिया गया है वायु धारा परागकणों को स्त्रीधानी के मुख पर ले जाती है, जहाँ पर नलिमक छोड़ दिए जाते हैं पर अपराग नली का निर्माण नहीं होता। ये जो कारण है वो गलत है। तो इसमें देखते हैं प्रयुक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प का उत्तर चुनिए।
तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ये ए पहला जो विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, मेलोनेट किसकी सक्रियता को रोककर रोग कारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की सक्रियता को रोककर मेलोनेट रोग कारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के विषय में इसमें से सही कथन चुने हैं। तो इसमें देखें, इस विकार का वर्णन सबसे पहले लैंगडोन डाउन 1886 में किया था, ये गलत है। बी में है, एक व्यक्ति में साधारणतया नर प्रवर्धन होता है जबकि मादा प्रवर्धन भी व्यक्त होता है। तो ये जो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के विषय में बी में जो कथन दिया है वो सही है। एक व्यक्ति में साधारणतया नर प्रवर्धन होता है और मादा प्रवर्धन भी व्यक्त होता है, तो ये कथन सही है। अब देखते हैं, प्रभावित व्यक्ति छोटे आकार का होता है, ये गलत है। शारीरिक, साइकोमोटर और मानसिक विकास रूप से आता है, ये भी गलत है। ऐसे व्यक्ति बंधे होते हैं, ये कथन भी सही है। बी और ई जो है वो कथन सही है। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल बी और ई जो कथन है वो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के विषय में सही कथन है। तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है, इनमें सुमेलित करना है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसका जो मिलान होगा वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से होगा, तो ए का 2 से है। ग्लाइकोलाइसिस ये है AEMP परपथ, तो इसका बी का 4th से है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये है आपस में ही सामने इलेक्ट्रॉन प्रपंच तंत्र है। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ये होगा हमारा सिट्रेट। तो इसमें देखना है, विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। तो इसमें दिया गया है A2, B4, C3 और D1, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा कथन दिए गए हैं ये सही हैं। तो जो चौथे कथन में दिया है, जल में अतिरिक्त जैविक पदार्थों के कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है जो जल के गुणों को उन्नत करता है और मछली पालन को बढ़ावा देता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही हैं, तो चौथा विकल्प हमारा सही होगा। हमें जो कथन सही नहीं है वो सेलेक्ट करना था। इस प्रश्न में 2 सूची दी गई है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सुमेलित करना है। तो इसमें प्रावस्थाएं दी गई हैं, G1 प्रावस्था, M1, G2 और शांत अवस्था। तो G1 जो अवस्था है वो समसूत्री कोशिका विभाजन और DNA प्रतिकृतियन के आरंभ होने के बीच का अंतराल है। तो D का जो सम्मिलित होना है तीसरे से होना है। M1 प्रावस्था ये है हमारा समविभाजन होता है M1 प्रावस्था में, तो ये चौथे से है। इसी तरीके से G1 प्रावस्था में प्रोटीनों का संश्लेषण होता है और शांत अवस्था में जो होता है सक्रिय, ये शांत अवस्था जो है अक्रिय अवस्था कहलाती है। तो आगे देखते हैं, इसमें विकल्पों में देख रहे हैं A4, B1, C2 और D3, तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक निश्चयात्मक कथन A है और दूसरा कारण R है। निश्चयात्मक कथन ए में दिया है, एक पुष्प को रूपांतरित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रारोह मेरिस्टेम का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टेम में हो जाता है, ये बिल्कुल कथन सही है। इसका कारण दिया है, प्रारोह के पर्व संगठित होकर उत्तरोत्तर पर्वों पर पत्तियों के बजाय विभिन्न पुष्पीय उपांग उत्पन्न करते हैं, ये कारण बिल्कुल सही है। अब कथन भी सही है, निश्चयात्मक कथन और उसका कारण भी सही है। तो देखते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प है। ये ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इसमें भी सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है, इनमें मिलान करना है। इसमें एम दिया ससंजन, आसंजन, प्रस्ताव, बिंदुस्राव। तो ये ससंजन है वो जल अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है, वो ससंजन कहलाता है। आसंजन जो है वो ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण होता है, तो इसे आसंजन कहते हैं। पृष्ठ तनाव जो है वो द्रवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण, ये है पृष्ठ तनाव हमारा। बिंदुस्राव जो है वो द्रव अवस्था में जल की हानि है, तो ये तीसरा हो गया। तो अब ए सेकंड, बी फोर्थ, सी जो है वो फर्स्ट है और डी थर्ड है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया है तीसरे विकल्प में A2, B4, C1 और D3। तो ये तीसरा विकल्प है वो सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट कथन सेकंड, और इसमें देखना है सही कौन सा है गलत कौन सा है। पहले कथन में देखते हैं गासे के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटस्थ संबंधी जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जातियां अंततः विलुप्त हो जाती। ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा कथन। साधारणतया शाकाहारियों की बजाय मांसाहारी स्पर्धा द्वारा बचकर अधिक प्रभावित होते हैं। ये गलत है, ये जरूरी नहीं है कि शाकाहारी प्रभावित हो या मांसाहारी। अब उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या है? कथन जो है पहला सही है परंतु कथन सेकंड असत्य है। तो पहला विकल्प इसका सही है। यह है 150वां प्रश्न, यानी बॉटनी का लास्ट प्रश्न है। 1 से 150 तक प्रश्न दिए गए हैं। इनमें लास्ट के अनुभाग बी के 15 प्रश्न हैं, उनमें से 10 प्रश्न करना है, यानी कुल टोटल जो प्रश्न है उनमें 50 में से 45 ही प्रश्न करना है। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? तो राइबोसोम में 80 भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इसके बाद हम जूलॉजी पोर्शन का सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी उत्सुकता हमारा।